राज्यसभा टीवी के इस ख़ास प्रोग्राम गुफ्तगू में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक कार मैकेनिक जो कि आज बहुत ही मशहूर हस्ती हैं, गुलजार साहब। मैं रोजगार के सिलसिले में कभी कभी उसके शहर जाता हूं तो गुजरता हूं उस गली से। वो नीम तारीख सी गली और उसी के नुक्कड़ पे ऊँगता सा पुराना खंभा, उसी के नीचे तमाम शब इंतजार करके मैं छोड़ आया था शहर उसका। बहुत ही खस्ता सी रोशनी की छड़ी को टेके वो खंभा भी वहीं खड़ा है। फुतूर है ये, मगर मैं खंबे के पास जाकर नजर बचा के मोहल्ले वालों की पूछ लेता हूं आज भी ये वो मेरे जाने के बाद भी आई तो नहीं थी। वो आई थी क्या? एक पहाड़ी के कोने में बस्ते जैसी बस्ती थी, एक बटुए जितना मंदिर था, साथ लगी मस्जिद वो भी लॉकेट जितनी। ऐसी दिलफरेब नज़में तोतली आवाज में कालरा गांव के आंगन और गलियों में बिखरी पड़ी रही होंगी। साल 1936 में जन्मे संपूर्ण सिंह मोटर मैकेनिक होने की जगह गुलजार दीनवी होकर दुनिया के सामने आए। मशहूर फिल्मकार बिमल रॉय की सर्जना, गुलजार की किताब रावी पार की कहानियों के अनंत बिछोह की आवाज है। चलती बोलती तस्वीरों वाली दुनिया में गुलजार ने जिस पहली फिल्म का निर्देशन किया वो थी मेरे अपने। 70 के दशक में बेरोजगारी के दुख को बुनती हुई, आदमी की जान का मोल बताती हुई कि कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता लेकिन कोई मेरा। मुसाफिर हूँ यारों, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है। परिचय के इस गीत की तरह गुलजार का सफर जिंदगी के असली मंजर को पर्दे पर उकेरता गया। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। कोशिश और अचानक के बाद टूटती हुई रोमानियत और बिछोह के अल्प विरामों की कथा आंधी कुछ नामचीन हस्तियों के बहाने कितने ही परिवारों का दुख बुन बैठी। लोग गाते ही रहे, इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राहें। इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राहें। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में, तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। इस मोड़ से जाते हैं। मिर्जा गालिब को एक धरोहर के रूप में संजोता हुआ इन रास्तों से गुजरता हुआ जो अक्स हमें दिखाई देता है वो हिंदी फिल्मी दुनिया के मशहूर गीतकार, मकबूल शायर और संजीदा फिल्मकार गुलजार का है। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां और
बल्ली मारा के महल्ले की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां, सामने टाल के नुक्कड़ पे बटेरों के कसीदे, गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो दाद, वो वाहवा, चंद दरवाजों पे लटके हुए बोसीदा से कुछ टाट के पर्दे, एक बकरी के ममियाने की आवाज, और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे ऐसे दीवारों से मुंह जोड़ के चलते हैं यहां, चूड़ी वालान के कटरे की बड़ी बीज ऐसे अपनी बुझती हुई आंखों से दरवाजे टटोले। इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है, एक कुरान सुखन का सफ़ा खुलता है, असद अल्लाह खां गालिब का पता मिलता है। खिताबों और शोहरत के नीली जरी वाले आसमान को छूते हुए गुलजार, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, हो तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। गुलजार साहब एक फिल्म मेकर, एक फ़िल्मों के लिए गीत लिखने वाले जी। और उससे अलग आपकी जो अदबी काविशें हैं वो अलग हैं, और एक चौथी चीज़ आपकी आवाज़ का जादू। आपको क्या लगता है कि कौन सी इसमें से ऐसी चीज़ है जिसे नज़रअंदाज किया गया और वो अहमियत उसे नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि नज़रअंदाज किया गया हो, सिवाय इसके कि मोटर मैकेनिज़्म जो आपने जिक्र किया जी। तो हाँ, मैं आई हैड अ नेचुरल वो एक फितरी तौर पे कहीं वो रंग मिक्स करना, नाइट्रोसेलुलोज लैकर्स, ये जो ऑटो पेंट्स होते हैं ना, तो एक्सीडेंट कार्स जो आती हैं तो उनको मैच करने के लिए उस ज़माने में फिर वो 8 आउंस और 4 आउंस मिक्स करना और ये कलर डाल के उसमें, तो आई हैड अ नेचुरल एप्टीट्यूड फॉर इट। तो वो किया करता था। बेचारे मोटर्स वहाँ एक मोटर गैरेज में जाना। कौन सी जगह थी? बिलासिस रोड, बम्बई में। तो वो कारों के गैरेजेस हैं उस तरफ, वो सारे कारों। वो काम आप सिर्फ पेट पालने के लिए कर रहे थे? जी हाँ, बस एक रोज़गार की ज़रूरत तो थी, और दूसरा ये कि मुझे उस काम में वक्त मिल जाता था, क्योंकि मैच किया, फिर उसके बाद सिर्फ स्प्रे कर लिया, उन्होंने देख लिया और कर लिया, जब तक वो पॉलिश होगा, सूखेगा, तो लांबी भरेंगे, फलाना करेंगे, वो जो पूरा प्रोसेस है जी। और थोड़ा सा वो एडमिनिस्ट्रेशन, तो जिनके यहाँ कर रहा था काम, उन्हें मालूम था कि करते क्या है और करना क्या चाहते हैं, तो उन्हें मालूम था। बाकी वक्त में या किताब लेके पढ़ता रहता था या फिर लिख लेता था, वक्त मिल जाता था पढ़ने लिखने का। एक मतलब वो दौर था जो PWA के एज जूनियर राइटर्स आप तमाम अदीबों के साथ, और जिन अदीबों को पढ़ के इंस्पिरेशन लिया करते थे, तो उन्हें सामने देख कर तो बड़े खुश होते थे। कृष्ण चंद्र जी बैठे हुए हैं, बेदी साहब बैठे हुए हैं, सरदार जाफरी बैठे हुए हैं, तो और फिर उनकी चीज़ें PWA की मीटिंग्स में फिर वो पढ़ते थे। बहुत मज़े की बात ये होती थी जब उसके ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू होता था। अब वो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन PWA जिसे हम कहते थे, तो वो बड़ा मज़ेदार लगता था। कृष्ण चंद्र की कहानी है, अब कृष्ण चंद्र जैसे अफसाना नवीस, और उसके ऊपर सरदार जाफरी जिक्र कर रहे हैं, या उस पर ज़ोए अंसारी ख़ास तौर पे, जो नक्काद अपने ज़माने के बहुत बड़े, कि
कृष्ण देखो, इसमें अदीब झलकता, अदीब बोलता है, वो किरदार नहीं बोलता। तो इस किस्म की जब बातें सुनते थे तो बड़ा मज़ेदार लगता था। अच्छा, कृष्ण चंद्र को भी कोई क्रिटिसाइज कर सकता है। तो ये बातें, तो वो लर्निंग का पीरियड है, मतलब जिस वक्त आप की एजुकेशन होती है, तालीम लेने वाली बात है। उस दौर में वो दिमाग में बस घूमता रहता था। तो इतवार के दिन वो मीटिंग हुआ करती थी, तो इंतज़ार किया करते थे। बाकी वक्त में रोज़गार के लिए कुछ तो चाहिए था। सीपीआई के आप मेंबर थे, कार्ड होल्डर थे? नहीं, पार्टी होल्डर, पार्टी का कार्ड होल्डर नहीं था मैं, बट मोस्ट ऑफ देम वर। तो लेकिन फिल्मों का सिलसिला शुरू होने से पहले प्राइमरीली आपके जहन में क्या रहा होगा कि लिखने की अदब की दुनिया में जाना है? I wanted to write poetry particularly। हालांकि मैं नस्र भी लिखता था, लेकिन ये कि I just wanted to be a writer। इसलिए फिल्मों को फिल्मों में बहुत से दोस्त थे, उसमें से शैलेंद्र थे। शैलेंद्र भी वहाँ मिलते थे, बॉम्बे यूथ क्वायर में मिल जाते थे, इप्टा में सलील चौधरी। तो ये दिस वाज द ग्रुप जिनके साथ उठना बैठना घूमना। और वहीं से बल्कि शैलेंद्र ही ने एक तरह से पुश किया था मुझे कि नहीं जाओ गाना लिखो, उसमें ज़रूरत है। उनकी नाराज़गी हो गई थी सचिंदा से, तो इसलिए। लेकिन ये कि वो लिटरेचर वाज अ पैशन विद मी। पढ़ना और किताबें पढ़ना, शायद किसी एक जगह पे ये भी अच्छा लगता है आपके साथ ये बात करते हुए, क्योंकि आप कहीं मैं अपनी एकेडमिक एजुकेशन पूरी नहीं कर पाया था। आई वॉज स्ट्रगलिंग टू डू दैट ऑल्सो, कॉलेज में जाके दाखिल होना, बिकॉज मेरी फैमिली के जो हालात थे हमारे, उसमें आई वॉज सेंट ओवर टू बॉम्बे। हमारी पार्टीशन के बाद जिस तरह से फिर फैमिली आई और बिखरी, तो बड़े भाई वहाँ पे थे, तो आई वॉज सेंट ओवर टू बॉम्बे, तो जिनसे बनी नहीं मेरी। तो वो कहीं एक कॉम्प्लेक्स भी था अंदर कि मैं फॉन्ड ऑफ एजुकेशन, आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ बुक्स, पर मैं एकेडमिक एजुकेशन अपनी पूरी मुकम्मल नहीं कर पा रहा हूँ। कॉलेज ज्वाइन भी कर लिया फिर बॉम्बे में। तो इट्स इन दैट स्ट्रगल दैट आई गॉट अटैच्ड टू लिटरेचर। सो लिटरेचर बिकेम अ पैशन। आई वांटेड टू रिमेन इन लिटरेचर, बस वो राइटर ही बना है मुझे। दिल हूँ करे घबराए, घन धम धम करे गर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए। दिल हूँ करे घबराए। प्राइमरली आप एक फिल्मकार के तौर पर पहचाने जाना चाहते हैं, गीतकार के तौर पर, या फिर एक अदीब के तौर नहीं, पर? ये ख्वाहिश नहीं है मेरी कि पहचाना कैसे जाऊँ। मैं अगर अदीब बनना भी चाहता था, या शायर बनना चाहता था, या शायरी करना चाहता था, या लिटरेचर में रहना चाहता था, तो इसलिए नहीं कि मुझे पहचाना जाए इस तरह जी, लेकिन वो आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन है। एक खुद को जिस बात से तसल्ली होती है। अब कम्युनिकेशन तो वैसे भी हर फाइन आर्ट का मकसद है जी, कि कम्युनिकेट करता है कि नहीं। कैम आई कम्युनिकेटिंग टू यू इन माई पोइट्री, कि जो मैं लिख रहा हूँ वो आप तक पहुँच रही है या नहीं। लेकिन उससे मकसद ये नहीं कि इससे मुझे शोहरत मिल रही है, नहीं। इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है। इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि कितनी वाह कितनी हुई। दैट्स नेवर द क्राइटेरिया, स्पेशली जब आप समझने लग जाए जी। शायद शुरू में ऐसा होता भी हो कि, लेकिन ये था कि बस उससे तसल्ली होती थी, और इजहार के लिए था बहुत कुछ जो मैं कहना चाहता था, जो अब तक कह रहा हूँ। जी जी। देखिए, शुरू में ये एक संयोग इत्तेफाक होता है कि आपको बिमल रॉय मिल जाते हैं या ऋषिकेश मुखर्जी मिल जाते हैं, लेकिन कहीं दिल की भीतर की तहों में यही रहता है कि ऐसा ही इंसान मिले जिसके साथ आप अपनी बात जो आप कहना चाहते थे वो कह सकें। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि बिमल रॉय और ऋषिकेश मुखर्जी इसलिए जाने जाएंगे फिल्म इतिहास में क्योंकि उन्होंने अब तक की चली आ रही जो एक परिपाटी थी फिल्मों में, एक लार्जर देन लाइफ और पारसी थिएटर का जो एक असर था, उससे उसे आज़ाद किया और हाशिए के
विषयों पर उन्होंने फिल्में बनाई। जब आप देखते हैं वो दौर, ख़ास तौर पर मेरे अपने परिचय, यहाँ तक कि मैं किताब को भी याद करना चाहूँगा, और फिर धीरे धीरे फिल्मों का आपका भी रुख बदलता है। ये क्या इस वजह से है कि एक व्यावसायिक दबाव होता है और फिर आप अपनी कही जाने वाली बात के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं? उसे मैं ये नहीं कह सकता कि कॉम्प्रोमाइज़ कहें या उसे इजहार का एक और ज़रिया कह लें या किस तरह से उस बात को कहा जा सकता है, लेकिन ये कि जो माइग्रेशन मेरी फिल्म तक हुई लिटरेचर से, उसमें जैसे वाक़ आपको मालूम है कि मैं शैलेंद्र का, सब लोग भी जानते हैं कि शैलेंद्र भैया के जाओ कोई फिल्मों से मतलब क्या, फिल्मों में कोई अनपढ़ लोग थोड़ी बैठे हैं, तो ही न्यू माई एप्टीट्यूड पर है। ये एक वो ग्रुप था, ये वो लोग थे जहाँ लिटरेचर फिल्म का हिस्सा था, और इसीलिए मुझे वहाँ पे वो एक कहूँ कि जगह मिल गई, ग्राउंड मिल गई, एक बुनियाद मिल गई, और मैं वहाँ पे जाके कंफर्टेबल हो गया, क्योंकि मुझे बिमलदा ने, बिमल रॉय जिन्हें बिमलदा कह के बुलाते हैं, और बिमलदा ने भी उस वक्त, जिस वक्त मुझे पहले गाने के लिए भी कहा, तो स्क्रिप्ट सुनी, कैरेक्टर सुने, वैष्णव कविता जो बेसिस था इस गाने का, तो उनका ये कहना कि तुम लिखना नहीं चाहते फिल्मों में, उन्हें कहा था मैंने कि मैं नहीं लिखना चाहता, मैं आई डोंट, तो कहा था कि तुम ये मीडियम डायरेक्टर का है, तुम मेरे साथ आ जाओ, असिस्टेंट हो जाओ, बट डोंट स्टे देयर इन द मोटर गराज एंड वेस्ट योर लाइफ, विच इज़ बहुत ही अफेक्शनेट बात थी ये। मैंने रो पड़ा था एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। तो दैट्स कॉज्ड माई माइग्रेशन टू दिस, एंड यहाँ पे आने के बाद मुझे वो सारा माहौल जो लिटरेचर से जुड़ा हुआ था और फिल्में बना रहे थे वो मिले, जिसमें शैलेंद्र भी थे, बिमलदा थे, बाशु भट्टाचार्य थे, देवव्रत सेन गुप्त जिन्होंने 2 दूनी 4 डायरेक्ट की थी वो थे, रघुनाथ झलानी थे, सलील चौधरी थे, और ऋत्विक दा का आना जाना, हमेशा मिलना, समरेश बसु जिनका नावल था पोथिक, जिसके ऊपर कि मैंने बाद में फिल्म बनाई किताब के नाम से, तो ये पूरा माहौल, और बंगाली से वैसे भी बड़ी अटैचमेंट थी मुझे, क्यों टैगोर एट वन टाइम वाज माय टर्निंग पॉइंट अर्लियर इन राइट फ्रॉम स्कूल, तो टैगोर को ट्रांसलेशंस बहुत पढ़े थे, तो वो एक तमन्ना कि अब इसको ओरिजिनल में पढ़ा जाए, तो बांग्ला सीखने की वजह बन गई, फिर ये सारे दोस्त मिल गए, तो इसलिए मुझे वो ग्राउंड सही मिल गई जो लिटरेचर से जुड़ा हुआ सिनेमा के साथ थी। बिमलदा ने जितनी फिल्में बनाई हैं वो किसी न किसी नावल से, किसी न किसी शॉर्ट स्टोरी से, बंगाली लिटरेचर से उठा के बनाई, सो वो मेरा ख्याल है वो ज़मीन मुझे बड़ी सही मिली जहाँ पे अदब, लिटरेचर, साहित्य की जगह थी, और उसी तरह की फिल्में फिर आगे बनाने की कोशिश की, वहीं से सीखे थे। इस वजह से वो मेरा सफ़र जो है वो लिटरेचर से जुड़ा ही फिल्म में दाखिल हुआ, और वहाँ से मुझे यूँ लगता है कि मैं बस रास्ते में से गुजर के मोड़ के फिर लिटरेचर की तरफ दाखिल हो गया। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे मशहूर फिल्मकार, गीतकार और शायर गुलजार के साथ। लिटरेचर से अगर अब वो हटता हुआ नज़र आता है तो उसकी वजह ये नहीं है कि लिटरेचर से कोई बगावत है या लिटरेचर अच्छा नहीं लग रहा। सिनेमा को अपना अदब और अपने लिटरेचर और अपनी ज़बान पैदा करने का एक ज़ाहिर है कि बड़ा हो रहा है, बालिग हो रहा है, तो वो एक ख्वाहिश तो है कि आप सिर्फ इमेज से बात करेंगे। दूर होते होते वो आवाज़ डूब गई, सुनने के लिए सिर्फ यादें रह गईं, चंदन चला गया। गूंजते हुए माजी से सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है गर याद रहेगा। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज हमारे साथ हैं मशहूर फिल्मकार, गीतकार और शायर गुलजार।
गुलजार साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि हर पेशे के अपने दबाव होते हैं। आप सोच कर कुछ आते हैं, लेकिन चूँकि फ़िल्मों में पैसा इतना लगता है कि उसकी कमर्शियल सक्सेस की भी गारंटी करनी पड़ती है। हम लोगों के यहाँ जो हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल फ़िल्में हैं, उनका एक ढेर एक तरफ है, फिर नॉर्मल रेट की कमर्शियल फ़िल्में, इलॉजिकल फ़िल्में अपनी जगह पर हैं, और एक तीसरी धारा जिसे कहते हैं न्यू वेव या आर्ट सिनेमा, डिफरेंट सिनेमा, जिसमें ये श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी वगैरह के नाम लिए जाते हैं। आपका नाम इनमें से किसी भी धारा के साथ नहीं रखा जा सकता, लेकिन आप ख़ुद भी जानते हैं कि जब आप किसी प्रोफेशन में होते हैं तो उसके अपने दबाव होते हैं। आपने क्या पाया ये सोचकर जब फिल्म बनाई कि भाई मेरे अपने जैसी फिल्म बनानी, बिल्कुल एक अलग सब्जेक्ट, बिल्कुल एक अलग सरोकार, एक अलग कंसर्न, और धीरे 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 कंसर्न बदलते हैं। इसे अगर समझौता ना भी कहें तो आप क्या कहेंगे? जिस तरह आपने जिक्र किया कि हर मीडियम के और अपने अपने इजहार के अपने अपने तरीके और अपनी अपनी डिमांड्स होती हैं हर एक मीडियम की। न्यू फिल्म या आर्ट सिनेमा की शुरुआत बहुत बाद में हुई, जिस वक्त एफएफसी बन गया, गवर्नमेंट ने ये एफएफसी NFDC जो बाद में हुआ, एनएफडीसी जो बाद में बन गया, उस वक्त तक ये सिनेमा जो बिमल रॉय से आया और फिर ऋषिदास ने इस पर फिल्में बनाई, और ये कि आप कम्युनिकेट जिनसे कर रहे हैं वो एरिया कौन सा है, और फिल्म को वो एक एंटरटेनमेंट की तरह से। लेकिन लिटरेचर इज़ ऑल्सो एन एंटरटेनमेंट, सिर्फ ये है कि उसका हल्का शायद छोटा है जिसमें लिटरेरी बात कही जाए, और इस तरह नहीं कि आप किताब पढ़ रहे हैं, उसे विजुअली जब आप कह रहे हैं तो एक परफॉर्मेंस की बात, आर्टिस्ट की बात, म्यूज़िक की बात, बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात जो आपको किताब में नहीं मिलती। जब आप उसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक दूसरे मीडियम में तो वो सारी ज़रूरियात बन जाती हैं। मैं सिर्फ अपनी फिल्मों के लिए ज़रूर कह सकता हूँ कि मुझे गानों से होके गुजरना बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि शायरी करता था, और ये कि इन गानों में मानी भी, जैसे मैं कहूँ कि मेरे अपने ही में कि पहली ही फिल्म थी हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, बीए किया है, एमए किया, लगता है एमए किया, लेकिन वो एक अनदर फॉर्म ऑफ सेइंग अ चैप्टर ऑफ लिटरेचर, कि आप अपने दौर की बात कह रहे हैं, उस पर व्यंग भी कर रहे हैं, उस पर सटायर भी कर रहे हैं, और कहीं ह्यूमर के साथ भी गुजर रहे हैं। तो मुझे वो गानों की वो शक्ल मज़ेदार लगती थी कि जो बिल्कुल अदब का हिस्सा रहे और फिल्म का हिस्सा बना है साथ में, उसका बयानिया जो हुस्न है, जो बयानिया खूबसूरती है, तो मुझे गानों को हिस्सा बना लेने का बहुत अच्छा लगता था, और क्योंकि शौक़ भी था। तो ये काम बजाय तो कि एस्केप करके निकल जाएं, ये काम तो आपने अपने पहले गीत में ही मैं देखता हूँ कि कर दिखाया, जब आपने लिखा कि लाज रोके पैयाँ और एक मोह खींचे बहियाँ, तो कहीं उसमें गालिब की एक शेर की झलक दिखाई देती है कि काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे। जो कैरेक्टर की बैकग्राउंड है वो जहन में थी, इसलिए जब बाद में भी फिल्में बनाई, या बाद में भी, अब तक मैं ये कहूँगा इस बात को कि जब गाने लिखे हैं मैंने तो किरदार को पहचाना है, सिचुएशन को पहचाना, और पूरी स्क्रिप्ट जानी है तब लिखे हैं। जब तक पूरी स्क्रिप्ट ना जान लो मैं नहीं फिल्म कोई भी एक्सेप्ट करता अभी भी। जिस इस दौर में बल्कि जो गाने लिखे हैं, जो कजरारे और बीड़ी जला ले, और वो कहिए देखिए उस स्क्रिप्ट का हिस्सा है, उस किरदार का हिस्सा है, उस किरदार से बाहर नहीं निकला, जिस तरह मैं पहले गाने में नहीं निकला था। वो रंगो रंग ले ले, वो शाम रंग ले, बिल्कुल कल्याणी के साथ है जुड़ा हुआ। और शायरी का मतलब यही नहीं होता कि मैं जैसे मोटे मोटे ग्लासेस लगा के की जाए। शायरी आम जिंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी पैदा होती है, जिसमें मैं शैलेंद्र को मानता हूँ कि माहिर है।
जैसे आपने शैलेंद्र का नाम लिया, कुछ और जो आपके प्रेडिसेसर्स थे उनमें किसके साथ ज़्यादा आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं? मैं एक तो साहिर साहब का चुनाव अल्फाज का, वो बिल्कुल अनोखा और बिल्कुल अलग था। मतलब जिस वक्त वो आए हैं तो उन्होंने वो पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांदनी और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी, ये रात ये चांद फिर कहाँ। अब ये जो अंदाज़ है कहने का, एब्स्ट्रैक्ट भी है और रोमांटिक भी है, तो ये साहिर साहब का अपना अंदाज़ था। नहीं, लेकिन देखिए शैलेंद्र का जैसे मैं कह रहा था, तो शैलेंद्र आम ज़बान में, मेरा जूता है जापानी ये पतलून हिंदुस्तानी, फिर भी आम ज़बान में स्क्रिप्ट के साथ किरदार के साथ जोड़े हुए, या मिला है किसी का झुमका हरे भरे नीम तले, ये जो लोकगीतों का अंदाज है, या पॉलिटिकल कमेंट के दिल का हाल कहे दिल वाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। ये शैलेंद्र मुझे हमेशा ही लगते हैं कि वो इस मीडियम को जानते थे और दोस्त भी थे, मिलते भी थे, तो मुझे लगता है कहीं सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली मैंने सीखा है। लेकिन आप ये भी तो पाएंगे कि उनसे भी पहले अगर आप आरजू लखनवी और पंडित सुदर्शन और डी.एन. मधोक और राजेंद्र कृष्ण की बातें करें तो उसमें भी एक कोलोकियल एक्सप्रेशन आपको बहुत मिलता है और रीजनल लैंग्वेज, क्योंकि जब आप वैष्णव कविता को अनुवाद कर रहे होते हैं एक बोलचाल की ज़बान में और उसमें बैयाँ और पैयाँ और राहुल आगे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो कहीं वो आरजू लखनवी के उस एक मैं कहूँगा युगांतरकारी एक्सप्रेशन जिसमें उन्होंने कहा कि प्रीत में है जीवन जोखों कि जैसे कोल्हू में सरसों। वाह वाह। अब ये जोखों का जो इस्तेमाल है कि जोखिम को आप जोखों किस तरह एक मीटर में बैठाने के लिए। देखिए वैसे क्योंकि जहाँ आप दाखिल हो जिस काम में तो वो पढ़ना तो पड़ता है और सीखना पड़ता है। तो जब मैं दाखिल हुआ तो मैंने उसके पूरी पीछे की तारीख सीखी, क्योंकि मैं शुरू से कोई फिल्मों में था नहीं और फिल्मों से, लेकिन उस वक्त ज़रूर देखा जब वापस गया लौट के कि वो दौर जो न्यू थिएटर का दौर था जिसमें डॉक्टर सफदराह भी थे और आरजू लखनवी भी थे और जिसमें पंडित सुदर्शन ख़ास तौर पे, उनमें क्योंकि आगा हशर काश्मीरी से स्ट्रेट अवे उसी तरह से गज़लें जो थिएटर पे थीं वो फिल्मों में आ तो उतर आई उसी तरह से। और उसमें ज़बान केदार शर्मा की देखी, हिंदी कविता का अंदाज़ जो केदार शर्मा के यहाँ से उर्दू और हिंदी दोनों के अंदाज बड़े खूबसूरत मिलते हैं उस पीरियड में। देन उसी में आगे चल के देखिए डी.एन. मधोक इज़ रिस्पॉन्सिबल कि वो जो लोक गीतों का रंग लेकर आए हैं वो सारा का सारा डी.एन. मधोक को जाता है पूरा क्रेडिट। एंड आई थिंक अगर मैं मतलब किसी के लिए, सारे बड़े बड़े शायर थे, किसी के लिए माइलस्टोन बताऊं तो मुझे लगता है कि डी.एन. मधोक उस दौर के सबसे बड़ा माइलस्टोन थे। उन्होंने वो ज़बान का चेंज ओवर, जिसे हमने फिल्मों में आके शहरी बाबू और शहरी बाबू आए हैं या विलायत से लौटे हों वो किरदार आने शुरू हुए, उससे पहले पूरा का पूरा लोकगीतों का जो विरसा है वो डी.एन. मधोक ने इस्तेमाल किया और उनकी ज़बान में है वो। डी.एन. मधोक के बाद अगर आगे चलें, जैसे बहुत कम क्रेडिट दिया गया, बहुत कम लिखा गया राजेंद्र कृष्ण के लिए, बहुत कम लिखा गया। राजेंद्र कृष्ण, उनके अंदर एक कमाल की खूबी थी कि वो सीन करते करते उसी में गाना आ जाता था। वो चुप चुप खड़े हो ज़रूर कोई बात है, पहली मुलाकात है जी पहली। अब ये राजेंद्र कृष्ण है, वो डायलॉग से और गाने से आप उन्हें अलग नहीं कर पाते थे और वो करते भी यही थे क्योंकि वो स्क्रीन पे डायलॉग सॉन्ग पूरा लिखा करते थे। मद्रास में तो अकेला आदमी था जो लिखता था और कोई था ही नहीं उस दौर में। तो उन्होंने ये पढ़ते पढ़ते जब ये महसूस हुआ कि अच्छा इससे मेरे पुरखे थे पहले कौन कौन थे, तो उसमें मुझे डी.एन. मधोक स्टैंड्स आउट। या डी.एन. मधोक से पहले मैं कहूँ तो मुझे केदार शर्मा लगता है। पंछी बावरा, पंछी की इमेजरी के साथ केदार शर्मा के कम से कम 50 गाने हैं, बिल्कुल सिर्फ पंछी की इमेज के साथ। हाँ, लेकिन केदार शर्मा उनको बिकॉज एज ए डायरेक्टर ही रोज टू द हाइट्स, एज ए लिरिसिस्ट उनका जिक्र बहुत कम हुआ है जी। केदार शर्मा के बाद डी.एन. मधोक के बाद फिर शैलेंद्र, बीच में आरजू साहब भी हैं, वैसे जोश साहब भी आए जी। और आप जानते हैं जिस गाने से फिर बदनाम होकर छोड़ के शायर इनकलाब, उनको फिर भाग लिए मतलब उन्होंने कहा कि जिससे दामन बचाओ अच्छा है, बेहतर है। शायर इनकलाब बहुत बड़े शायर थे वो, तो फिर चले आए वहाँ से फिल्मों से।
लेकिन इस दौर में फिर मुझे साहिर साहब एक माइलस्टोन लगते हैं। हालांकि काजी नजरुल सलाम और टैगोर भी अपीयर हुए। गालिब की पहली गज़ल 41 में सिनेमा में आती है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। ये गालिब पहली बार सिनेमा में दाखिल हुए। तो मतलब वो सारी की सारी जब पढ़ी हिस्ट्री तो पता चला कि मेरे प्रीडिसेसर्स कौन कौन थे। तो बहुत बड़े शायर थे। तो और एक बड़ा विरसा उसमें लिटरेचर से जुड़े हुए जी हाँ, लोग। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और हम समझते हैं कि अब सूरत हाल बेशक अलग होगी, लेकिन लिटरेचर और सिनेमा इस तरह आपस में घुले मिले थे कि उसने एक नई रोशनी पूरे हिंदुस्तानी समाज को दिखाई है। हाँ, इसमें एक चीज़ है जो बढ़ रही है, जो पनप रही है, जो आगे बढ़ रही है, जिसके बारे में मुआज़रत के साथ ही कहना चाहता हूँ कि अपने आप में खुद एक आर्ट होने की वजह से सिनेमा की लैंग्वेज इज़ इमेज। तो लिटरेचर से अगर अब वो हटता हुआ नज़र आता है तो उसकी वजह ये नहीं है कि लिटरेचर से कोई बगावत है या लिटरेचर अच्छा नहीं लग रहा। सिनेमा को अपना अदब और अपने लिटरेचर और अपनी ज़बान पैदा करने का एक ज़ाहिर है कि बड़ा हो रहा है, बालिग हो रहा है। तो वो ख्वाहिश तो है कि आप सिर्फ इमेज से बात करेंगे। तो उस दौर से हम गुजर रहे हैं जिसमें लॉट ऑफ हैश इज़ हैपनिंग। लेकिन आप अगर गौर से देखें तो इस बीच में सिर्फ इमेज से बात कहने की ढंग है। आपको इमेज में से फुर्सत ही नहीं देते सोचने की, सुनने की। आओ तुमको उठा लूं कंधों पर, तुम उचक कर शरीर होंठों से चूम लेना ये चांद का माथा। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले। हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी। गुलजार साहब, आपने कहा कि सिनेमा बड़ा हो रहा है, शायद आप कह रहे हैं बालिग हो रहा है। जी हाँ। कोई चीज़ बड़ी हो जाती है उससे ही शायद उसे वो सैंक्टिटी नहीं मिल जाती कि वो कुछ भी करे। अगर वो इमेजरी में बातें कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि उससे पहले जो कुछ हुआ उसे खारिज कर दिया जाए। कहीं आपकी इस बात के बीच में ये क्यों ना पढ़ा जाए कि सिनेमा बाज़ार का जो हमला है उसके सामने हार रहा है। ये सवाल फिर पीछे के किसी एक सवाल से जुड़ा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम हार रहे हैं और एक नए आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ढूंढते हुए हम अपनी पुरानी जो लेगेसी थी उससे कोई नाता तोड़ रहे हैं। नहीं, उसमें दामन छुड़ाना नहीं है लिटरेचर से। लेकिन आप ये देखिए कि दोनों की उम्रों का फ़र्क इतना है कि सिनेमा की उम्र 100 साल की है और लिटरेचर की उम्र है 5000 साल तक की। लेकिन वो जो इंडिविजुअल सिनेमा है जो न्यू वेव के साथ, आर्ट सिनेमा के साथ पैदा हुआ, वो कहीं आके ठहरा क्योंकि वो अपने ही दायरे में अटक गया। इस वजह से वो वेव नहीं बन सका। हम उसे न्यू वेव सिनेमा कहते रहे, लेकिन वो लहर बन नहीं पाया क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसी में अटक गया। लेकिन श्याम बेनेगल जैसे फिल्म मेकर या मैं कहूँ मणि कौल साहब इज मच अहेड, बहुत आगे नज़र आते हैं मणि कौल, क्योंकि उन्होंने मीडियम में अपनी ज़बान पैदा की, हालांकि लिटरेचर से कहानियाँ लिखी। तो सिनेमा क्या अपना अदब इसी ज़िंदगी से लेके पैदा नहीं कर सकता? सो फिल्म मेकर हैज़ अ राइट टू बिकम एन ऑथर हिमसेल्फ इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ सेकेंड ऑथर। तो लिटरेचर से जुड़े होने का ये मतलब नहीं कि आप हर वक्त उधार ही लेते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं सिनेमा जब बालिग हो रहा है, मैं कहता हूँ, तो सिनेमा अपना अदब भी पैदा करना चाहता है। दैट इज़ वाई हमारे यहाँ जो शॉर्ट फिल्म्स हैं, दे आर रियल लिटरेचर, दे आर रियल लिटरेचर ऑफ सिनेमा। लेकिन मणि कौल कुड प्रोड्यूस अ शॉर्ट स्टोरी विद इन दैट मीडियम कि ये कमोडिटी जिस तरह से भेड़ बकरियों का आ रही है, जिस तरह से कमोडिटी
सब्जियों की, तरकारियों की आ रही है, उसी तरह ये कमोडिटी वर्कर्स की आ रही है। तो ही मेड दैट विच इज़ एन आयरनी। आई थॉट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल शॉट टू बी रिटन ऑन सेलुलाइट, दैट वाज मणिकॉम। दैट इज़ हाउ आई सी सिनेमा एंड दैट इज़ व्हाई। इसलिए मेरा कहने का मकसद ये है कि सिनेमा जो बालिग हो रहा है उसे अपना थोड़ा सा वक्त मिलेगा तो ये अपने आप में बिल्कुल खुद मुख्तार इजहार होगा, एन इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन ऑफ इटसेल्फ, an independent creator of creating its own literature। इसलिए मेरा कहने का मकसद ये है कि सिनेमा जो बालिग हो रहा है उसे अपना थोड़ा सा वक्त मिलेगा तो ये अपने आप में बिल्कुल खुद मुख्तार इजहार होगा, एन इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन ऑफ इटसेल्फ, एन इंडिपेंडेंट क्रिएटर ऑफ क्रिएटिंग इट्स ओन लिटरेचर। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे मशहूर फिल्मकार, गीतकार और शायर गुलजार के साथ। मैं अगर अपने काम को मोड़ के देखूं तो मुझे लगता है पार्टीशन बहुत बड़ा हादसा था जिससे मैं गुजरा, बचपन में गुजरा और वो देखा। और उसको मतलब मैं इस कदर नाइटमेयर्स देखे हैं मैंने, वो खौफनाक ख्वाब देखे हैं कि मैं आधी आधी रात को उठ के बैठ जाता था और लेकर घबराता था, सोने से घबराता था कि ये ख्वाब कहीं दोबारा दोहरा। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज बहुत ही ख़ास मेहमान हैं हमारे साथ, गुलजार। गुलजार साहब एक रचनाकार, कई बार पाया गया है कि एक ही बात को पूरी ज़िंदगी कहने की कोशिश करता है। वो शायद तरह तरह से उस बात को एक्सप्रेस करने के जो उसके एफ़र्ट्स हैं उसमें कभी पास होता है, कभी फेल होता है, लेकिन कोई एक सेंट्रल बात होती है जिसे वो पूरी ज़िंदगी कहना चाहता है। आपके साथ वो कौन सी बात है जिसे आप अलग अलग मीडियम्स अपना कर कहना चाहते हैं? उस बातों को छोड़ दीजिए जो आउट ऑफ प्रोफेशनल कंपल्शन आती है, उनसे अलग वो कौन सी बात है जिसे आप कहना चाहते हैं? ये सही है कि एक तो एटीट्यूड्स ज़िंदगी के, वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ व्यू, कहीं ना कहीं एक नज़रिया आपका तय हो जाता है उम्र के साथ साथ। कभी कभी बदलता भी है, बदलाव उम्र के साथ साथ फिर वो कम हो जाता है और आपके इजहार में वो बातें किसी न किसी तरह से शामिल हो जाती हैं। जिससे मैं कहूँ कि एतक़ाद की बात, स्पिरिचुअलिज़म की बात, या ज़िंदगी में गुज़रे हुए जो वाक़यात हैं जो आपको हॉन्ट करते रहते हैं, आपका माजी जो आपको छोड़ता नहीं, तो वो कहीं ना कहीं इजहार में आता है। उसमें मैं ये कहूँ तो मैं अगर अपने काम को मोड़ के देखूँ तो मुझे लगता है पार्टीशन बहुत बड़ा हादसा था जिससे मैं गुजरा, बचपन में गुजरा और वो देखा। और उसको मतलब मैं इस कदर नाइटमेयर्स देखे हैं मैंने, वो खौफनाक ख्वाब देखे हैं कि मैं आधी आधी रात को उठ के बैठ जाता था और लेकर घबराता था, सोने से घबराता था कि ये ख्वाब कहीं दोबारा ना आ जाए। तो पार्टीशन की कहानियाँ, पार्टीशन की नज़में और आकर अब थिएटर में वो एक मज़मून या एक सब्जेक्ट, एक उन्वान है जो बार बार दोहराता रहा या जो आता रहा, लेकिन कई शक्लों में आया। जब भी राइट्स कहीं पर भी हुए हिंदुस्तान में, इट स्टार्ट शेकिंग मी अप। जिसे मैं अब हर जगह अलग अलग वक्तों में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग वजूहात बन जाती हैं, लेकिन वो जो कम्युनल राइट्स होते हैं वो मुझे मतलब झंझोड़ देते हैं। आई ब्लीड विद देम। आपने देखिए पार्टीशन की बात कही, वो बात तो बहुत साफ दिखाई देती है क्योंकि उसके सिर्फ पॉलिटिकल रिपरकशंस की बात नहीं है, उसके साथ पूरी ह्यूमैनिटी डिस्प्लेस होती है और वो ज़ख्मों से भर जाती है। वो ज़ख्म कई बार पार्टीशन ना भी अगर रेफरेंस पॉइंट रखें तो भी वो हर रोज़ ये दिखाई देता है, रहता है। चाहे वो
एक अमीरी और गरीबी के बीच का बढ़ता हुआ डिवाइड हो, रिश्तों के बीच की दूरियां हो। जब आप लिखते हैं कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, तब उसमें एक एक करके जो इमेजरी आपके सामने आती है वो एक बेगानगी, एक इंसान के अपने माहौल, अपने रिश्तों से टूटने, और उसको बहुत खूबसूरत अल्फाज में सामने लाया जाता है। एक रोमांटिसिज्म भी आपके पूरे पर्सनालिटी का एक बड़ा हिस्सा है, ये देखा जाता है। जब हम ये देखेंगे कि एक टूटे हुए दिल को और सहारा देना और उसे हिम्मत बंधाना, गुलजार साहब ये काम नहीं करते। वो उसे और ज़्यादा रुलाते हैं अपनी नज़मों में, अपने गीतों में, वो उसे और अकेला बनाते जाते हैं। ये क्या एक रिवेंजफुल एजेंडा है? मेरे ख्याल में रुलाता नहीं हूँ, मैं रोता हूँ। उसमें फ़र्क ये है कि अगर मेरे आंसू निकल आए तो मैं अपने आंसुओं की बात कर रहा हूँ, जो शेयर कर रहा हूँ दूसरे के साथ। ऐसा मकसद ये नहीं कि मैं रुलाऊँ दूसरे को। और वो जो जिस तन्हाई का एहसास होता है, या तन्हाई नहीं है वो लफ्ज़, वो जो अकेलेपन आप कह रहे हैं, वो बेबसी का एहसास है कि मैं कुछ कर नहीं पाता। मैं सिगरेट तो नहीं पीता, मगर हर आने वाले से बस इतना पूछ लेता हूँ कि माचिस है। बहुत कुछ है जिसे मैं फूंक देना चाहता हूँ, मगर हिम्मत नहीं होती। तो वो एहसास अकेलेपन के लिए नहीं है। जलते शहर में बैठा शायर इससे ज़्यादा करे भी क्या? अल्फाज से ज़ख्म नहीं भरते, नस्मों से खराशी नहीं भरती। तो ये एहसास है उस बेबसी का। कोई गलत कहा मैंने? हाँ, क्योंकि वो मेरी अपनी सफरिंग है, मतलब वो मुझ पे गुजर रही है। मैं रिवेंज नहीं ले रहा हूँ किसी से। अगर रिवेंज है तो फिर खुद पे है, लेकिन वो अपनी बेबसी का इजहार है। दिन खाली खाली बर्तन है, दिन खाली खाली बर्तन है, और रात है जैसे अंधा कुआं। इन सूनी अंधेरी आंखों में आंसू की जगह आता है धुआं। जीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है एक अकेला इस शहर में। देखिए, जो कहानी PWA और IPTA से शुरू हुई थी, उस कहानी में इस वक्त एक ऐसा मोड़ आया है जब कहते हैं कि मुक्ति के रास्ते अकेले नहीं हैं, मुक्ति सबके साथ ही संभव है। और आप कहते हैं कि आप उसे वो सेंस ऑफ लिबरेशन एक इंडिविजुअलिटी में देना चाहते हैं। वो कैसे हो सकता है? नहीं, इंडिविजुअलिटी में कैसे इंडिविजुअलिटी? मैं जलते शहर में बैठा शायर इससे ज़्यादा करे भी क्या? जब वो कहता है तो वो पूरे शहर की बात कर रहा है कि मैं इसमें क्या करूँ, मुझे बताओ तो सही, कब से कहूँ, कोई राह दिखाऊँ। तो वो अकेले रास्ता नहीं ढूंढ रहा अकेले के लिए, वो पूरे समाज की बात कर रहा है। मैं अखबार के तीसरे, मुझे नज़्म याद नहीं, अखबार के तीसरे पन्ने पर हर रोज़ जब देखता हूँ मरने वालों की तस्वीरें, कुछ देर में ढूंढता रहता हूँ मेरी भी तस्वीर है क्या। बेहिस हुआ हूँ अब, पता नहीं चलता कि मेरी सांस, एहसास नहीं होता कि सांस आती है, जाती है, चलती भी है कि नहीं। अखबार के पहले पन्ने पर बस एदाद ही गिनता हूँ, गिनती ही देखता हूँ, आज के दिन फिर कितने मरे,
आज का स्कोर क्या है, बेहिस हुआ हूँ। एहसास नहीं होता कि सांस चलती भी है कि नहीं, तो उसमें समाज नजर आता है। खून देखकर टाप के दूर हो जाता हूँ, 9-11 की गाड़ी पकड़नी है। मैं ऐसा बेहिस हुआ हूँ। तो मैं अपने अकेले की बात तो नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पूरे समाज की बात कर रहा हूँ जिसे मैं देख रहा हूँ। इसलिए मैं आपके इस सवाल से मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं अपनी मुक्ति अकेले नहीं ढूंढ रहा हूँ। इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त कदम रस के, कुछ तेज कदम राही। इस मोड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त कदम रस के, कुछ तेज कदम राही। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में, तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। इस मोड़ से जाते हैं। गुलजार साहब, ज़िंदगी में वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे जाकर आप ललक के साथ जुड़ना चाहते हैं? आइंदा के लिए कह दूं कि आपसे क्योंकि बहुत अच्छा लगा है आपके साथ ये गुफ्तगू करते हुए, क्योंकि बामानी लगता है। नहीं, मुझे ये इस मजाक से अलग बताइए। मैं कुछ काम हैं जिनकी वजह से मैंने फिल्में डायरेक्ट करनी बंद कर दी, क्योंकि मेरे जहन में बहुत सारी किताबें थी और बहुत सारे काम थे जो करना चाहता था, और लगता था आप कोई लातादाद सालों के लिए तो ज़िंदा रहने वाले नहीं हैं, कहीं ना कहीं एक तो लाइन खींचनी होगी, कब तक ही सिर्फ फिल्में ही बनाता रहेंगे। हालांकि रोज़गार का ज़रिया एक वही है, और इसलिए गाने लिखता हूँ। बाहर तो कोई मुझे नौकरी नहीं देगा, कोई 1,500-2 हज़ार की नौकरी भी नहीं देगा, कोई 1,500 रुपया भी नहीं देगा, क्या जानता हूँ। लेकिन कुछ काम थे, किताबें जो लिखनी थी, और बच्चों के लिए जो काम करना चाहता था, जो मैं बड़े अरसे से करता आ रहा हूँ। कोई 30-35 साल से मैं आरुषि नाम की एक संस्था है भोपाल में, हैंडीकैप बच्चों की, उनसे जुड़ा हुआ हूँ। देन बच्चों के लिए हमारे यहाँ लिटरेचर नहीं है। बच्चों के यहाँ मतलब सिवाय बंगला, मलयालम और मराठी कोई ज़बान ज़ीरो लगती है, बिल्कुल टोटल। कहीं कोई इंडिपेंडेंट काम बच्चों का नहीं है। टैगोर की लिखी हुई नज़मों का बच्चों के लिए ट्रांसलेट कर रहा हूँ, जो मेरा ख्याल है इस साल आ जाएगा, टैगोर फॉर चिल्ड्रन, वो कर रहा हूँ। कुछ इस तरह के काम कर रहा हूँ। टुडेज़ पोइट्री विच इज़ रेलिवेंट, कि पोइट्री जो आज का नौजवान तालिब इल्म, ये नौजवान लड़की लड़का, वो समझते हैं कि पोइट्री हमें बस वो टेक्स्ट बुक में है, टैगोर पढ़ा दिया, खालिद पढ़ा दिया। आज की शायरी बड़ी रेलेवेंट है, और शायरी ज़िंदा है। शायरी सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, टेक्स्ट बुक्स में तो शामिल की ही नहीं जा रही। वो अब तक हमें जो ब्रिटिश पीरियड में जिन शायरों को पढ़ाते थे, अब तक वही पढ़ाते चले आ रहे हैं। लेकिन वो शायरी जो आज की है, मैं हमारी 28 ज़बानों में से कम 19-20 ज़बानों में से ट्रांसलेट कर रहा हूँ, और वो कंपाइल कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट होगा। छोटी सी दो झीलों में वो बहती रहती है, कोई सुने या ना सुने कहती रहती है, कुछ लिख के और कुछ जुबानी, थोड़ा सा बादल, थोड़ा सा पानी, और एक कहानी, दो नैना, एक कहानी। एक आखिरी सवाल जो ज़बान के सिलसिले में है, देखिए जब मिर्ज़ा गालिब जो सीरियल आपका शुरू होता है, उसकी जो इब्तिदाई
लाइनें हैं, हम चाहेंगे कि आप एक बार हमारे लिए वो पढ़ दें। अब याद तो नहीं है, जिसमें इब्तदाई वो लाइनें बल्ली मारां हैं, की बल्ली गलियां। मारां के मोहल्लों में। इसमें एक बड़ी मज़ेदार बात है, बल्ली मारां के मोहल्लों की ये पेचीदा दलीलों की सी गलियाँ। अब ये पेचीदा दलीलें इज़ T.S. Eliot, द स्ट्रीट्स रनिंग लाइक टीडियस आर्गूमेंट। इतना खूबसूरत एक्सप्रेशन था जो मुझे बल्ली मारा की गलियों में महसूस हुआ, तो मैं ये तो उधार ले लो, और मैंने लिख भी दिया किताब में, और आज फिर उसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ कि ये एलियट का दिया हुआ एक्सप्रेशन है, जिससे बेहतर एक्सप्रेशन मुझे नहीं मिला उन बल्ली मारा की गलियों के लिए। तो उन्होंने पता नहीं कौन सी गलियों के लिए कहा होगा, लेकिन बल्ली मारा के मोहल्लों की ये पेचीदा दलीलों की सी गलियाँ और दरवाज़ों पे लटके हुए बोसीदा से टाट के पर्दे और एक बकरी के ममियाने की आवाज़, शाम के अंधेरे कुछ ऐसे दीवारों से टटोल के चलते हैं, मुझे पूरी नज़्म नहीं याद, इस तरह टटोल के चलते हैं कि जैसे बड़ी बीज चूड़ी वालान के कटरे की बड़ी बीज, इस तरह दरवाजे टटोले होते। इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चराहों की शुरू होती है, एक कुरान सुखन का सफ़ा खुलता है, असदुल्लाह खां गालिब का पता मिलता है। बल्ली मारां के महल्ले की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां, सामने टाल के नुक्कड़ पे बटेरों के कसीदे, गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो दाद, वो वाहवा, चंद दरवाज़ों पे लटके हुए बोसीदा से कुछ टाट के पर्दे, एक बकरी के ममियाने की आवाज़, और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे ऐसे दीवारों से मुंह जोड़ के चलते हैं यहाँ, चूड़ी वालान के कटरे की बड़ी बीज ऐसे अपनी बुझती हुई आंखों से दरवाजे टटोले। इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चराहों की शुरू होती है, एक कुरान सुखन का सफ़ा खुलता है, असदुल्लाह खां गालिब का पता मिलता है। देखिए गुलजार साहब, इस ज़बान को और इस अंदाज़ को पसंद करने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं इस मुल्क में, लेकिन एक ज़बान अपनी मौत मर रही है, उसकी स्क्रिप्ट मर चुकी है, करीब मर चुकी है। आप ख़ुद एक मदरसे या किसी मौलवी से आप रेफरेंस आता है कि आप पढ़े जी, और आप शायद जो फ़ारसी रस्मुल ख़त है वो इस्तेमाल भी करते हैं। जी हाँ, मैं उसी में लिखते हैं आप। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि धीरे धीरे ये ज़बान एक आर्काइविंग की चीज़, एक एग्जॉटिक प्लेजर आपको देती है, लेकिन उसका कोई सरपरस्त नहीं है? नहीं, मैं इस बात से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। कुछ हमें कुछ नोहागिरी की आदत भी है, हम रोते रहते हैं और बड़ा अच्छा लगता है रोते हुए, शिकायत करते हुए। ये नहीं है, एक लल पीरियड और एक डेफिसिट पीरियड उर्दू का ज़रूर आया था, और उसके बाद हिंदी का भी आया, जब इसे ज़बरदस्ती या तो फ़ारसियत में तब्दील कीजिए और या संस्कृत में तब्दील कीजिए, जो बड़ा गलत एटीट्यूड था। बड़ी ज़बानें अपना रास्ता ख़ुद बना लेती हैं और आवाम में ज़िंदा रहती हैं। अगर वो सांस लेना बंद कर दें तो फिर उन्हें क्लासिक बना के एटिक में रख दिया जाता है, ताक पे रख दिया जाता है, जो रोज़मर्रा की ज़बान में नहीं है, लेकिन उन ज़बानों का दर्जा कम नहीं होता जैसे ज़बान संस्कृत। लेकिन उर्दू ज़िंदा ज़बान है और उर्दू एम्बाइब करती है तमाम ज़बानों से। उर्दू पूरी तरह से ज़िंदा है, ख़ास तौर पर आवाम का मीडियम जो फ़िल्म है, जिसमें 70 to 80% ज़बान जो है वो उर्दू है जो बोली जा रही है। और ज़रा गौर से सुनिए, बिल्कुल वही ज़बान है। पाकिस्तान को एक दफ़ा, पहली दफ़ा एक वतन मिल गया उर्दू, तो कमी किस बात की है? एक पूरा मुल्क मिल गया जो उर्दू के पास कभी भी नहीं था। सिर्फ कमी है उस रस्मुल ख़त की जो कम होती जा रही है और उस तलफ़ुज़ की। अगर पंजाबी के पास 2 रस्मुल ख़त हो सकते हैं तो उर्दू को दूसरा रस्मुल ख़त अगर ज़बान बचा सकते हैं उससे तो क्यों ना दे दी, क्यों ना मंजूर कर लीजिए, पढ़ लीजिए आप। लेकिन कोई उर्दू का अदीब नहीं है जो आपको देवनागरी में आज नहीं मिलेगा। वो उर्दू की मोहब्बत है लोगों की, आवाम की, और वो ज़िंदा रहेगी। अगर ज़बान बची रही तो इसका रस्मुल ख़त भी ज़िंदा रहेगा, वो मर नहीं सकता। मैं
शायद आप ओवर ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन मैं उम्मीदवार हूँ। मुझे मालूम है कि रस्मुल ख़त भी बचेगा और ये ज़बान तो है। और पिछले 5-10 साल में उर्दू पब्लिकेशंस कितनी बड़ी हैं, आपने गौर किया इस बात पे? कितने रसाले निकल रहे हैं। शिकायत कर लेना सही है, लेकिन सरकार ने उसके लिए मदद भी की है कि आज का उर्दू अखबार कंप्यूटराइज्ड है। जो आप टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ेंगे वो इनकलाब में भी पढ़ लेंगे। वो नहीं है कि जब पहले अंग्रेज़ी अखबारों से लेके किताबत करनी पड़ती थी, वो नहीं है। तो उर्दू ऐसा नहीं है कि उर्दू मर रही है, मैं इस बात से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। लहजे अलग, आप आएँ, आप तशरीफ़ रखें, आप हमारे साथ खाना खाएं। वो लहजा है जो पंजाबी और पुश्तो के मिलने से पाकिस्तान में हो गया उर्दू का। आप कहते हैं आप आइए, तशरीफ़ रखिए, हमारे साथ खाना खाइए। आप आज भी लखनऊ जो हमारी क्लासिकी ज़बान है, आप उसके मुहावरे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक नया, आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि दूसरी ज़बानों का असर नहीं पड़ेगा? जिस तरह पाकिस्तान में पंजाबी पुश्तों का असर, सिंधी का असर पड़ रहा है, हमारे यहाँ हिंदी, भोजपुरी और दूसरी ज़बानें, उनका असर पड़ रहा है हिंदुस्तानी ज़बानों का, और उर्दू अपनी शक्ल फिर से ले रही है। मैं बहुत उम्मीदवार हूँ, पता नहीं आप मायूस हैं तो कह नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार साहब, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। ये थे मशहूर शायर, फिल्मकार और गीतकार गुलजार। प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिएगा feedback.rstv@gmail.com पर। चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, पानी पानी यारियां तेरी, बोनी बोनी बेरी उतरे यारा।